नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज का जो वीडियो बता रहा हूं मैं, एक एडवोकेट के जीवन में वो बहुत ही काम आने वाली चीज है। टॉपिक क्या है आज का? कोर्ट के माध्यम से गवाह कैसे बुलाएं। यानी कि आप किसी मामले में पैरवी करें, चाहे आप अभियुक्त की तरफ से पैरवी कर रहे हैं, चाहे आप किसी प्रार्थी की तरफ से पैरवी करें, किसी व्यक्ति को आप गवाह के रूप में कोर्ट में हाजिर करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि किसी व्यक्ति से को गवाह के रूप में बुलाया जाए और वो व्यक्ति जिसको आप बुलाना चाहते हो आपके कहने से गवाह देने को तैयार नहीं है, तो आप कोर्ट में किस प्रकार का आवेदन करेंगे, कौन सी धारा में आवेदन करेंगे और आवेदन में क्या लिखना है, इसकी भी अपन पूरा आवेदन लिख के लाए, वो अपन देखेंगे। और कोर्ट के माध्यम से उस गवाह को कैसे बुलाएंगे। कई बार ये देखा गया है कि आप आपके क्लाइंट से ये बोलते हैं कि यार तू गवाह लेके आ, पार्टी बोलती है कि यार गवाह वो व्यक्ति है मगर वो झगड़े के समय मौजूद था, या उसे घटने की जानकारी है, या उसके पास डॉक्यूमेंट है, या उसके किसी लिखा पढ़ी पे हस्ताक्षर है, मगर वो गवाह के रूप में आना नहीं चाहता है। तो आपको उस मामले में कि यार गवाह तो तुझे लाना ही पड़ेगा, मैं क्या करूं, गवाह नहीं आएगा तो मुकदमा अपन नहीं जीत सकते, ये बात नहीं बोलनी है। आपके पास एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे जो व्यक्ति कोर्ट में आना नहीं चाहता उसको कोर्ट बुलाकर उसको गवाही में उपस्थित होने के लिए कहे। तो ये तरीका सबसे महत्वपूर्ण तरीका और यह आपको आना ही चाहिए। यानी कि जैसे कि आप कब कोर्ट में किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुलाएंगे? जब आपके कहने से वो नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा, वो व्यक्ति विरोधी है, यानी विरोधी पक्ष का कोई आदमी है तो भी नहीं आ रहा। या तीसरा, वो व्यक्ति कोई सरकारी आदमी है, सरकारी कर्मचारी है, जो बोलता है कि कोर्ट का आदेश होगा तो ही मैं आऊंगा, बाकी मैं नहीं आऊंगा, भले सरकारी हो या प्राइवेट कोई जॉब करता हो, और वो कोर्ट के आदेश के बिना आने को तैयार नहीं है। या चौथा कौन हो गया? और एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि यार मैं झगड़े में नहीं पड़ूंगा, मैं तो तभी गवाह दूंगा जब मुझे कोर्ट बुलाएगी। यानी कि तब आपको क्या करना है वो इस वीडियो में अपन समझेंगे। तो यानी गवाह कब नहीं आता है ये आपको समझ में आ गया। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? जो व्यक्ति किसी तथ्य को जानता है या किसी मामले को उसकी जानकारी है या किसी तरह की किसी दस्तावेज पे उसके हस्ताक्षर है, ठीक है ना, उसी व्यक्ति को आप गवाह के रूप में बुला सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी हो जिसे बुला लो, मैं तो हेमा मालिनी को बुला लेता हूं या मैं तो धर्मेंद्र को बुला लेता हूं, है ना। जो घटना से आपको पहले कोर्ट में यह संतुष्ट करना पड़ेगा कि यह व्यक्ति इस प्रकार से जानकार है, इसलिए इसकी चिप की जानी या इससे क्रॉस किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको गवाह में बुलाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, कई बार क्या होता है, बहुत गहरी बात बता रहा हूं क्योंकि अब आपको, मेरे स्टूडेंट को गहरी बातें भी समझ में आ जानी चाहिए। एक कोई लिखा पढ़ी होती है जिसमें कोई व्यक्ति गवाह होता है। अब जिस व्यक्ति ने लिखी और जिसके पक्ष में लिखी वो दोनों की मृत्यु होगी। अब गवाही जिंदा दी, ये आपका प्रदर्शित नहीं होगा, तो प्रदर्शित करवाने के लिए किसी न किसी व्यक्ति जिसका इस एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट में साइन है उसको बुलाना पड़ेगा, तभी वो डॉक्यूमेंट प्रदर्शित होगा। इसके लिए भी आपको गवाह को कोर्ट के माध्यम से बुलाने की जरूरत है, तो आप कोर्ट के माध्यम से बुला सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कोर्ट के माध्यम से बुलाने के लिए? ये एप्लीकेशन के लिए आप एप्लीकेशन देखिए। धारा 311 सीआरपीसी और नए है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 348, इसके अंतर्गत एक आवेदन करना होता है। ये आवेदन में कौन कौन से व्यक्ति को आप गवाह के रूप में बुला सकते हो? एक तो मैंने बोला तथ्य की जानकारी है गवाह उसमें। दूसरा, जिस व्यक्ति की आप गवाही करवाना चाहते हो उस व्यक्ति को बुला सकते हो। दूसरा, जिसकी गवाही पूर्व में हो चुकी है किंतु आपको कोई बात पूछनी रह गई है, जैसे चेक वाला मामला है, किसी परिवादी की गवाह पहले से हो चुकी है मगर बाद में आपको याद आया कि यार ये महत्वपूर्ण प्रश्न तो उससे पूछे ही नहीं, यानी जिसकी चिप या क्रॉस हो चुकी है उस व्यक्ति को भी इस एप्लीकेशन के माध्यम से पुनः बुलाया जा सकता है। तो समझ में आ गई नहीं बात? ये तथ्य की जानकारी हो, जिसके हस्ताक्षर हो, जो किसी भी मामले से वाकिफ हो उसको, या जिसकी पहले गवाह हो गई है उसको भी आप इस एप्लीकेशन को लिखकर गवाह में उस व्यक्ति को बुला सकते हो कोर्ट के माध्यम से, ठीक है ना।
जैसे कि मैं अभी बताऊंगा, जैसे कि मैंने अभी एप्लीकेशन लगाई थी, अभी कुछ दिन पहले ही लगाई थी। देखो सबसे पहले क्या लिखना है, इसको मोटा मोटा समझ लो। जिस कोड में आप गवाह बोलो उस कोड का नाम, फिर अनुमान यानी मुकदमा, जैसे देवीलाल बनाम सरफराज, फिर मुकदमा नंबर, फिर जो अपराध है उस अपराध का नाम, और प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 311 सीआरपीसी पुराना मामला है, तो नया मामला 1 जुलाई बाद वाला तो 348 BNSS। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, पहले इसके तथ्य को समझिए। इसमें क्या हुआ था, एक देखो उसको पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको, आपको समझ में आ जाएगा कि चक्कर क्या है। कि ए और समझ लीजिए, हाँ ये यानी ए और बी, इन दोनों व्यक्तियों के मध्य मुकदमा चल रहा था चेक में। तो जो परिवादी है एक, उसने बोला था कि मुझे अभियुक्त ने दिनांक 11/4/2015 को दिया था। क्या बोला था, 11/4/2015 को ये चेक मुझे दिया था। तो फिर हमने ये सब, मेरे एक्यूज की तरफ था, तो हमने कोर्ट के जब पता किया कि यार 11/4/2015 को तो इसके पास ये चेक बुक नहीं थी, तो हमने बैंक से इसका बारे में सूचना के अधिकार से लेटर प्राप्त किया। तो बैंक वाले ने हमें कहा कि ये चेक बुक जारी हुई थी 11/10/2016, यानी कि जो चेक नंबर है 64 और 65, जिसके बारे में परिवादी ये कहता है कि इसने मुझे 11/4 को ये चेक दिया था, जबकि ये चेक बुक 11/10/2016 को जारी हुई थी। यानी कि जब चेक बुक 10वां महीना 2016 में जारी हुई थी, अभियुक्त के पास वो चेक ही उस दिन आए थे ये चेक, तो फिर 15/2015 में चेक कैसे दे सकता है। तो सूचना ली तो बैंक वाले ने बोला कि बिल्कुल सही है, आपको चेक बुक इस तारीख को जारी की थी। उसने एक लेटर बना के दे दिया। ठीक है, अब लेटर बना के देने के बाद क्या हुआ, तो लेटर हमारे पास आ गया, तो हमने ये 311 की एप्लीकेशन इसलिए लगाई कि उस बैंक वाले की जीरक करा सके, यानी उसका क्रॉस एग्जाम, क्योंकि बैंक पे ले किसका था सिग्नेचर, उस लेटर पे सिग्नेचर किसका था, बैंक के मैनेजर का। तो बैंक के मैनेजर को बुलाया ताकि वो प्रदर्शित हो सके, यानी एग्जिबिट हो सके। अगर एग्जिबिट नहीं होगा तो मामला नहीं चलेगा, और बैंक का मैनेजर बिना कोर्ट के आदेश से आने को तैयार नहीं था। तो फिर इसमें क्या लिखा हमने, उक्त अनुमान प्रकरण माननीय न्यायालय में 4 दिन पहले लेनी तो आ गई, धारा आ गई, अभियुक्त की तरफ से धैर्य अधिवक्ता निवेदन आ गया। उक्त अनुमान प्रकरण परिवादी ने जिस चेक के संबंध में दर्ज कराया है, परिवादी ने चेक संख्या 6465 HDFC बैंक शाखा के खाता की संख्या योग्य के संबंध में परिवाद पेश किया है। ठीक है, यह कि परिवादी ने अपनी जेरा दिनांक 22/4/2024 को अभियुक्त के वकील द्वारा पूछे गए प्रश्न में मुझे मुलजिमा ने तारीख 11/4/2015 को चेक दिए थे। PDF भेज दूंगा मैं इसकी, ये तारीख चेक देने की बता रहा है। जबकि फिर मैंने लिखा इसमें कि बैंक से तारीख इस तारीख को हमें चेक मिले थे ना 11/10/2016 को, इसलिए चेक नहीं दे सकते। इसलिए इसमें किसको बुलाया जाए, अंत में फिर हमने लिखा था कि बैंक मैनेजर को इसमें, अतः आप माननीय न्यायालय से गवाह का खर्चा जो बुलाता है गवाह का खर्चा उसी को देने को तैयार है। इसलिए इस न्यायालय से निवेदन है कि HDFC बैंक के मैनेजर जो शाखा है जैसे जहां की है को उपरोक्त कलम में वर्णित अकाउंट के संबंध में उपरोक्त चेक जारी करने के संबंध में दस्तावेज सहित न्यायालय में तलब कराया जाए। तो ये हमने एप्लीकेशन पेश की थी, समझ गए ना। यानी कि हमारे पास ये तथ्य था कि जो बैंक से जो चेक जारी हुआ था, जिस दिन परिवादी कह रहा है उस दिन वो चेक जारी नहीं हुआ था, इसलिए बैंक से हमने लेटर भी ले लिया, उसको प्रदर्शित करवाने के लिए बैंक मैनेजर को बुलाना है। तो ये एप्लीकेशन इस प्रकार का आपको एप्लीकेशन लिखनी है, जिससे वो एप्लीकेशन जज को समझ में आ जाएगा, हाँ इस व्यक्ति को बुलाना है इसलिए जरूरी है। तो निश्चित रूप से जज साहब उस व्यक्ति को बुलाएंगे और उसकी गवाही होगी, और जिस दिन उसकी गवाही होगी बैंक वाले की, उस दिन हम उस डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित कराएंगे, और प्रदर्शित कराएंगे तभी वो डॉक्यूमेंट पढ़ा जाएगा। और जब वो डॉक्यूमेंट पढ़ा जाएगा तो ये साबित हो जाएगा कि परिवादी झूठ बोला था, उसने गवाह यानी जीरा में जो प्रश्नों के उत्तर दिए वो झूठ दिए थे, जिससे मुकदमा जीतने में आगे बढ़ सके। यानी मुकदमा की हार जीत तो क्या होगी, जब उसके बाद वीडियो आएगा तब वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हार जीत अभी हुई नहीं। तो यानी कि इस वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया, कोई भी व्यक्ति जो मामले के संबंध में उसको जानकारी हो, उस व्यक्ति वो अगर कोर्ट में नहीं आना चाहता है तो आप कोर्ट के माध्यम से प्रार्थना पत्र लिखकर उसको बुला सकते हो। दूसरा,
जिस व्यक्ति की पहले जीरो हो गई और आपको लगता है कोई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना रह गया है तो भी 311 का एप्लीकेशन लगाकर आप उसको बुला सकते हो। ज़्यादातर लोगों को ये बता दूं मैं कि एप्लीकेशन आपको सही समय पर लगानी, ऐसा नहीं कि लास्ट में बेस के समय लगाओ, आपको पहले लगा देनी ताकि एप्लीकेशन खारिज होने के चांस कम रहे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसे लग रहे हैं आप जरूर कमेंट्स में मैसेज करें, बताएं। धन्यवाद।